नाउ लेट्स से अब हमने जो सप्लाई दी है वो पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड पे पॉजिटिव अप्लाई की, मीनिंग हमने यहाँ पे रिवर्स बायस दिया हुआ, राइट। जैसे ही हमने यहाँ पे रिवर्स बायस दिया, ठीक है, होल्स जो तुम्हारे होंगे वो इधर की ओर मूव करना ट्राई करेंगे, और सिमिलरली एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इस साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट डजंट मीन कि ये होल्स जो है वो इस मेटल सेमीकंडक्टर, यहाँ जो ये पॉइंट बन रहा होगा, ये एक मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन बन रहा होगा। अभी जब आगे शॉर्टकी डायोड देखोगे तो ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारे वायर्स हैं, ये जो मेटल के वायर्स हैं, वहां पे होल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मेटल मतलब तुम्हारे कंडक्टर, और ये जो होल्स हैं ये केवल और केवल यहाँ पे पाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर के केस में पाए जाते हैं। और सेम टाइम पे ये जो सेमीकंडक्टर और ये वायर्स का जो ये जंक्शन बन रहा है, जो कनेक्शन बन रहा है, अगर तुम सोचो कि ये मूवमेंट इधर, ये वायर्स के थ्रू मूवमेंट यहाँ पे हो जाए, मीनिंग वायर्स के थ्रू यहाँ पे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप ऑफ बैरियर तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाता है। सेमीकंडक्टर और मेटल के बीच में यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जो इन होल्स को मूव नहीं करने देता, और यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं होने देगा। ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब शॉर्ट की डायोड पढ़ लोगे। तो अभी के लिए हमने क्या देखना है कि जैसे ही हमने ये वी आर अप्लाई किया, एट द सेम टाइम होल्स का मूवमेंट इधर स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव करने की कोशिश की। उसकी वजह से क्या हुआ, पहले यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ पॉजिटिव चार्ज तो था ही। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव किया तो अपने पीछे और पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। एट द सेम टाइम जब होल इधर की ओर मूव किया तो अपने पीछे और नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। दैट मींस जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ है वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो जाएगा। जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ है, जो पहले ये W थी, अब तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो गई W डैश। तो पहली चीज यहाँ पे क्या हो रही है, रिवर्स बायस लगाने पे डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी इंक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर देखो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये। मीनिंग जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये कहें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, वो भी तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन, वो भी तुम्हारी इंक्रीज होगी, राइट। हाँ, अब देखो जब ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ी, ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो तुम्हारा डिफ्यूजन हो रहा था इलेक्ट्रॉन और होल का, मेजॉरिटी कैरियर्स का जो डिफ्यूजन हो रहा था, वो डिफ्यूजन क्या होगा,
रिड्यूस हो जाएगा, वो डिफ्यूजन तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये कहां पे हो रहा है? ये सारी चीजें रिवर्स बायस में हो रही है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में शायद हमने ये पॉइंट मिस कर दिया था। फॉरवर्ड बायस के केस में जब तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ, इसको अलग वे में देखना, फॉरवर्ड बायस के केस में क्योंकि तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो रही थी, दैट मींस वहां पे डिफ्यूजन जो प्रोसीजर था, मेजॉरिटी कैरियर का जो डिफ्यूजन था फॉरवर्ड बायस के केस में, वो तुम्हारा इंक्रीज होगा, और रिवर्स बायस के केस में ये डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज कर रही है। राइट। सेकेंड, जो तुम्हारा डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई हुई, बट क्योंकि यहाँ पे जो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इनका कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं हुआ, इनके कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही आपने बढ़ा दी है, ड्रिफ्ट के लिए जो नीडेड इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो भले ही आपने बढ़ा दी है, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन काफी लो है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने का कोई इफेक्ट इन माइनॉरिटी कैरियर्स पे नहीं पड़ेगा। मीनिंग ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक, भले ही ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन फिर भी इस डिफ्यूजन की वजह से जो करंट जनरेट हो रही थी, जो कि अब रिड्यूस हो गई है, उसके कंपैरिजन में ये ड्रिफ्ट से जनरेट होने वाली करंट काफी हाई हो जाएगी। मीनिंग यहां पे रिवर्स बायस के केस में जो फिनोमिना डोमिनेटेड होगा करंट जनरेशन के लिए, वो कौन होगा? ड्रिफ्टिंग। बट फॉरवर्ड बायस के केस में क्योंकि डिफ्यूजन ज्यादा है, ड्रिफ्ट यहां पे भी उतनी ही है जितना तुम्हारी रिवर्स बायस में, ऑलमोस्ट सेम है दोनों जगह पे, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों ही जगह पे ड्रिफ्ट जो है माइनॉरिटी कैरियर का वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस के केस में डिफ्यूजन क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर का ज्यादा होता है, इस वजह से फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट फ्लो होगी उसमें डिफ्यूजन तुम्हारा डोमिनेट करेगा। मेजॉरिटी कैरियर की वजह से मेनली तुम्हारी करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस में, और उस करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? P to N। उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? P to N, और ये काफी लार्ज करंट होगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर जो होंगे उनकी वजह से बेसिकली ये करंट है, और हमें पता है चाहे पी टाइप में देखो चाहे एन टाइप पे देखो, मेजॉरिटी कैरियर काफी ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू माइनॉरिटी कैरियर, तो ये करंट जो होगी वो लार्ज करंट होगी। ठीक, जबकि जब तुम रिवर्स बायस में देखोगे तो रिवर्स बायस में मेनली करंट फ्लो हो रही है ड्रिफ्ट की वजह से, और ड्रिफ्ट किसकी हो रही है? माइनॉरिटी कैरियर्स की। माइनॉरिटी कैरियर की ड्रिफ्टिंग की वजह से मेनली तुम्हारी करंट फ्लो हो रही है, और ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा? N to P। अब क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो उनका कंसंट्रेशन काफी लो होता है, चाहे पी साइड में देखो या एन साइड में देखो, दैट मींस ये जो करंट होगी वो काफी स्मॉल होगी, ये जो करंट होगी वो काफी स्मॉल होगी। नाउ अब क्योंकि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इनका कंसंट्रेशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे या इस अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है या जो हम ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इन पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ही ज्यादा नहीं है तो आप ड्रिफ्ट किसको कराओगे? राइट, दैट इज व्हाई जो तुम्हारा ये जो N to P साइड वाली जो ये करंट फ्लो हो रही है, ये क्या होती है? सैचुरेटेड करंट होती है। मीनिंग इस पे वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अप्लाइड वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तुम्हारी कैसी होती है? सैचुरेटेड करंट होती है। ठीक, जो तुम्हारी
करंट है, ये कैसी है, सैचुरेटेड करंट है। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और फॉर अ सेमीकंडक्टर, एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए ये रिवर्स सैचुरेशन करंट केवल डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, केवल टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बाकी किसी भी क्वांटिटीज पे ये डिपेंड नहीं होती फॉर अ पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर। दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए लोगे तो उसी वो चीजें हमने अलग से पढ़ी है कि जब हमने करंट की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, वहां से हमने देखा था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए आप देख रहे हो तो वहां पे कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जिन पे वो डिपेंड होती है। बट इन जनरल जब भी अगर किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए क्वेश्चन आएगा, या तुम्हें इन जनरल जो डिफॉल्ट केस है, जब भी तुमसे ये कोई पूछता है रिवर्स सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंडेंट है, तो मेनली जो रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंडेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये करंट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो ये करंट डिक्रीज होगी। और ये जो चेंज इन करंट है रिवर्स सैचुरेशन में, जो चेंज इन करंट है, अगर वो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपकी जो करंट है वो डबल हो जाएगी। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, तुम्हारी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, रीजन देखो, I1 नॉट T1 इज इक्वल टू कुछ ऐसा टेम्परेचर रिलेटेड रिलेशन रहता है तुम्हारा। ठीक है, बट इसमें तुम्हें नहीं जाना है अभी, इससे तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं देखनी है, बस ये समझना है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट तुम्हारी जो फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिवर्स सैचुरेशन करंट तुम्हारी डबल हो जाती है। और फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज, अगर आपने टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया या 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इंक्रीज किया, तो आपकी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 7% इंक्रीज हो जाती है, वो आपकी 7% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो तुम्हें रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये बेसिकली डिफरेंट टेम्परेचर में, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हो और उन दो डिफरेंट टेम्परेचर में एक टेम्परेचर पे तुम्हें करंट पता हो, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और दूसरे पे तुम्हें फाइंड आउट करना। ठीक है, ये इन जनरल तुम्हें यहाँ पे एकेटीयू के एग्जाम में शायद इससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भले ही तुमको इससे क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो रिवर्स बायस में किस तरीके से हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, रिवर्स बायस के केस में पी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगा होता है, पी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगा होता है, तो ये अपवर्ड यहाँ पे फर्मी लेवल मूव करेगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड। जैसे यहाँ कहीं पे आएगा, और एन साइड पे फर्मी लेवल किधर मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव करेगा। अब उसी के साथ, उसी के कंपैरिजन में तुम्हारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड भी मूव करेंगे। जैसे ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड यहाँ कहीं पे आ गया, तुम्हारा वैलेंस बैंड आ गया पी टाइप के लिए, ये यहाँ कहीं तुम्हारा कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड तुम्हारा। तो
अब इनको अगर आपस में ज्वाइन करो तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि अब तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? पहले तुम्हारा QVB आया था, अब प्लस QVR हो गया है। ठीक है, रिवर्स बायस में हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाय VR। क्यों? VR से उसकी एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ रहे थे दोनों कंडक्शन बैंड में, पहले QVB आए थे, अब QVBI प्लस QVR है। ठीक है, दोनों फर्मी लेवल यानी दिस वन EFP दिस वन EFN। ये जो रेड वाला बना है वो इक्विलिब्रियम का केस है, हमें केवल व्हाइट वाले पे फोकस करना है। ठीक है, ये इनके बीच में जो ये EFP और EFN के बीच में, दोनों फर्मी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो QVR के बराबर होगा। जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये QVR के बराबर होगा। करेक्ट, इसको भी से जोड़ दो। नाउ अब किसी को रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस में कहीं कोई दिक्कत है? तो इन केस एक काम करेंगे सभी लोग, एक बार आज रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस एक बार और से खुद से पढ़ेंगे। इन केस अगर कुछ डाउट फिर भी रह जाता है, ठीक है, तो वो उसको कल की क्लास में पूछ के उसको क्लियर कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, अभी 11 बजे से 3 इसी 3 की ट्यूट क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो यस सर। हाँ, वो ट्यूट क्लास में 3 और 3 दोनों की कंबाइंड क्लास होगी। ठीक है, सर 3-4 की लैब है सर, ट्यूट क्लास है नेट। किसकी ट्यूट क्लास है? नेटवर्क की? ओके 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 सर हाँ, बीकेबी से 11 अच्छा o'clock अच्छा पे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ फिर टाइम टेबल चेंज हुआ होगा। ठीक है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, तो 3 की ट्यूट क्लास ही होगी। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, और बाकी जो लोग अभी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं कंप्लीट कर लें।
ओके, कोई ऐसा है जिसके भी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? थैंक यू क्लास।